हाँ, क्या पढ़े थे कल बताइए। लाइट कम है क्या उधर? जला दें? यार कौन सा है यार? तू इधर है। चल। हाँ तो क्या पढ़े थे बताइए ना लास्ट जोर। हाँ ठीक। तो देखिए इनफाइनाइट लेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड कितना आया था? ये आपका आया था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आया था। ठीक है, अब सुनना बाबू ज़रा, यही अगर सोलेनोइड फाइनाइट लेंथ का हो तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसका एक डेरिवेशन है जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ फार्मूला ज़रूर जान लेना चाहिए। फार्मूला क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है। ठीक है, एक ऐसा सोलेनोइड जिसका लेंथ आपको पता है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नहीं माना जाएगा, फाइनाइट मतलब लेंथ पता है। ये बात है कि एक चीज़ बताओ, कल बताए थे आपको इनफाइनाइट कहने का मतलब रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ा, ये मीनिंग था। ठीक है, तो इसका फाइनाइट लेंथ कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका रेडियस जो होगा कंपेरेबल होगा किसके? लेंथ के। ठीक है, अब देखिए ये कहलाता है, ये वाला जो है ये चीज़ कहलाता है एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, तो इस कोई पॉइंट मान लो P है जिस पे आपको अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है कि सोलेनोइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो, सिर्फ इनसाइड में होता है। तो एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट पे बोलता है इस जगह पे आपको क्या निकालने को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो अब उसका तरीका है, देखो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे, यहाँ से आप इसको मिलाएंगे इस वाले एंड से। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ से मिलाए हैं। ठीक है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हाँ ये एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये एंगल अगर ये φ1 बना रहा है और ये वाला एंगल अगर φ2 बना रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो गया टॉपिक आपका? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड ठीक है, और कौन सा सोलेनोइड? तो फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, फाइनाइट लेंथ का ये सोलेनोइड है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या है इसमें कि रेडियस आपका बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, किससे? लेंथ से। तो इसके लिए देखो क्या किए हैं, इस एक्सिस पे कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप एक एंड को इससे यहाँ से मिलाएंगे, एक एंड दूसरे एंड को मिलाएंगे, इस एक्सिस पे उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डलेगा ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2, देन फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसका डेरिवेशन है बहुत प्रॉपर सा, लेकिन फालतू का हम लोग को टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल में आएगा तो आप इसको यूज करना। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन आपका सिलेबस में है जो ऑलरेडी हम करा दिए हैं कल। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। अच्छा एक चीज़ सुनो। अच्छा पहले उतार लो, फिर उसके बाद कॉपी कर लीजिए, फिर बात करो। नेक्स्ट देखो बाबू, इधर देखिए, अब ध्यान से समझना।
इससे क्या वो फॉर्मूला निकल सकता है? तो अभी देख सकते हैं आप कि इसको इससे क्या वो डिराइव होता है कि नहीं। देखो यहाँ देखो, जैसे अगर इसी सोलिनॉइड का लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए, समझना ध्यान से, तो ये बहुत बड़ा इंड हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में रेडियस छोटा हो जाएगा, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप देखो ये जो इंड मिलाए हो ये बहुत दूर हो जाएगा, तो लगभग ये कितना एंगल हो जाएगा दोनों? 90। कितना हो जाएगा? नहीं समझ रहे कैसे? देखो ये वाला जो इंड है ये बहुत बड़ा हो जाए तो धीरे 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 ये फ्लैट, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो फॉर, ध्यान से देखो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड, ओके, आपका φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ज़रा इस फॉर्मूला में आप रख के देखो तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2 और साइन 90 दोनों हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। बताओ दोनों कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 + 1 कितना? 2। तो अब यहाँ से देखो B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NI, 2 से 2 कट जाएगा। क्या कल का यही डेरिवेशन था? देखो इस वाले से हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और केस बनता है, क्या चीज़? कि अगर सेमी इनफाइनाइट हो जाए, ध्यान से समझना, मतलब क्या, ये पॉइंट मतलब किसी इंड पे आ जाए, समझो ना, ये पॉइंट किसी इंड पे आ जाए तो एक लगभग बहुत दूर रहेगा, एक से देखो ये वाला से ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं, मान लो ये पॉइंट इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताएगा, लेकिन अगर यही पॉइंट उठ के एक इंड पे आ जाए, एक किसी इंड पे आ जाए, तो आपको क्या लगता है, एक जो परपेंडिकुलर डालोगे तो एक इंड तो 0 एंगल बनाएगा और दूसरा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो पहले तो इसको लिखिए फटाक से। एक सेकेंड ये लिख लिया इतना। तब देखो हाँ, अब देखो एक चीज देखिए, यही पॉइंट इंड पे आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अब अगला क्या होगा, देखो अगला हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एनी एंड ऑफ द सोलिनॉइड, एनी एंड ऑफ द सोलिनॉइड। तो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 0 डिग्री एंड दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, पता है, ठीक है। मैं बात कर चुका है कैसे होगा। तो B इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन में 2 साइन 0 प्लस साइन 90। फिर देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपका B का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन में 2, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, पहले देख लो, बातों को समझो। किसी फाइनाइट लेंथ के सोलिनॉइड के लिए कि एक्सिस पे मिडिल में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर इनफाइनाइट हो जाए, दोनों
इंड बहुत दूर हो जाए तब आपका कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई, जो कल हम लोग बाय द डेरिवेशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर यही पॉइंट अगर एक इंड पे आ जाए यहाँ या यहाँ, तो एक जैसे मान लो यहाँ आ गया, तो एक इंड परपेंडिकुलर डालो एक्सिस पे इस जगह पे, उसी के साथ में दोनों इंड का एंगल है, तो एक इंड का एंगल 0 हो जाएगा, एक इंड का एंगल क्या हो जाएगा 90 के लगभग, तो आपका कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 90 आ जाएगा वो एंगल, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, मतलब दोनों इंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा म्यू नॉट एन आई, और मिडिल में कितना होता है आपको पता ही है, मिडिल में या कहीं पर भी पॉइंट हो तो कितना होगा, वो फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला है पता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो अब देखिए, तो हेडिंग डालिए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, देखो ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इधर, देखो इस पे डिस्टेंस ले लेते हैं, इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, बात नहीं। इस डिस्टेंस को डी से डिनोट करो, आर से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देखो। सोलिनॉइड का हम बना भी देते हैं इस पे, ताकि आपको समझ में आए कि सर कैसे बनाए हैं, ठीक है। देखो ये है, अब इस पे पता है सोलिनॉइड होने के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, याद है ना कल, तो वो सब नहीं बना रहे, सिर्फ आपको ये एक्सिस शो कर दिए, सिलेंडर शो कर दिए, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि इंड पे कितना हो जाता है, अभी निकाले थे, बोलो इंड पे क्या हो जाता है हाफ, है ना, इंड पे क्या हो जाएगा हाफ, और वही चीज़ मिडिल में होगा, जैसे पिछला टॉपिक में देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट जो आपका था, ये पॉइंट मिडिल में हो, उसी को तो आप कहते हो क्या चीज़, फॉर द इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड, है ना, तो उसके लिए कितनी वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट एन आई, समझ आया। तो यही चीज़ को ड्रॉ करना है, तो मिडिल में तो आपको पता है कि कितनी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट एन आई, और जैसे जैसे इंड पे जाओगे तो इंड पे क्या हो जाता है हाफ, इंड पे हाफ, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए लाइन पहले खींच लेते हैं इंड से, यहाँ भी खींच लीजिए, और ये घट कर लगभग यहाँ से और ये बढ़ता जाएगा ऐसा, ठीक है, और इधर भी इनफाइनाइट, इसको सटाना नहीं है, ठीक है, ऐसा, और ये भी ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका अगर म्यू नॉट एन आई है, प्लीज़ समझना, तो ये वैल्यू जो है आपका, ये वैल्यू देखो लगभग ये वैल्यू जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, समझ आया। तो ये दोनों इंड्स पे हाफ हो जाता है, मिडिल में इतना रहता है, और धीरे धीरे घटते घटते जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट से उस मतलब कि धीरे 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 0 हो जाता है, समझ में आया। तो ये ग्राफ बना दी,
इधर देखो बाबू, प्लीज़ बात नहीं करिए। ये देखो, ये जो है लाइन में टच नहीं कराना है, ये ऊपर ही रखना है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। और एक और बात, आप जो डिस्टेंस लिखे हो ना, उस डिस्टेंस को लेंथ भी कर सकते हो। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही तो बना रहे हो ना, तो आप लेंथ भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिखा है ग्राफ का, लिखो ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस को आप और करके ब्रैकेट में लेंथ भी लिख सकते हैं। मतलब डिस्टेंस का मतलब लेंथ ही है, तो मैं यहाँ लेंथ लिख दे रहा हूँ, मतलब एल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एल। ये वाला देखो, ये वाला चीज़ कितना है, L/2 है, और ये वाला एंड L/2 है। देखो यहाँ पर मिडिल से अगर बात करोगे तो ये वाला एंड पूरा लेंथ अगर L है तो ये L/2 है और ये L/2 है, ठीक है। तो लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो प्रीवियस वाला स्लाइड देख लो। हो गया, अब लिख लेना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक फुल्ली होता है खत्म। कौन सा, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को फुल्ली मैंने आपको पढ़ा दिया, इनफाइनाइट फाइनाइट सब के लिए, ग्राफ सब कुछ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे है देखो क्या कि फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो हेडिंग डालिए, फोर्स बिट, जो अपने सिलेबस में है, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल current carrying wire, ठीक है बाबू। तो देखिए, दो करंट कैरिंग वायर होगा। प्लीज़ ये टॉपिक एकदम शुरुआत से है, अब अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। वो तो कल का ही बचा हुआ था जो हम लोग किए हैं। ध्यान से देखो, दो करंट कैरिंग वायर है जिसके बीच का फोर्स हमको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है कि क्या फोर्स लगाएगा भी कि नहीं लगाएगा, तो देखते हैं। पहले तो देखो, अगर है टॉपिक तो फोर्स तो लगा ही रहा है, देखो कैसे लगाएगा, ध्यान से समझना। मान लीजिए दो पैरेलल वायर कह रहा है, ठीक है बाबू। तो देखो, एक वायर ये है और पैरेलल है, तो एक वायर, दूसरा वायर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। दो पैरेलल वायर हो गया। दोनों में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, दोनों में कह रहा है करंट को कैरी कर रहा है। करंट को कैरिंग कर, तो करंट को कैरिंग कराने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक कि दोनों आपका क्या हो, सेम डायरेक्शन में, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में अपवर्ड हो तो दूसरे में डाउनवर्ड हो, या ये डाउनवर्ड हो ये अपवर्ड हो। तो पहले करते क्या है, सेम डायरेक्शन लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें बाबू करंट कितना है, I1, ध्यान से समझना, और इसमें करंट है I2। अब करंट कहाँ से है ये अपने को यहाँ नहीं जानना है, ये चैप्टर ये कि करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो अब देखो, दोनों में करंट है I1 एंड I2, ध्यान से समझो। याद करिए पहला क्लास, फर्स्ट क्लास जो इस चैप्टर का था मेरा, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें अगर करंट को कैरी कर रहा है वो, चाहे वो अपवर्ड करे डाउनवर्ड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपसे कहा था कि करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे, इसको
कर्ल करेंगे तो ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ध्यान से देखो, दोनों वायर में ऐसा ही है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, बड़ा छोटा सब तरह का, और ये इसमें भी यही होगा। I2 करंट है तो ये ऐसे घुमाएंगे तो ये छोटा का सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सा, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ऐसे करते करते तक इन्फिनिटी तक, है ना। तो माना जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इन्फाइनाइट पे जाके ख़त्म होता है ना। अब कहीं ना कहीं जाके अपने ख़त्म होता हो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके मैग्नेटिक फील्ड में देखो I1 जिसमें करंट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आ चुका है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है। तो याद करो कि एक हम लोग टॉपिक पढ़े हैं क्या, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या था फॉर्मूला वो? अब याद ही नहीं किसी को, यही तो प्रॉब्लम है इस क्लास का। हाँ जी सोने, इधर देखोगे, क्या था वो टॉपिक? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या चलो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप डालते हैं तो कितना फोर्स उस पर लगता है? अरे पढ़ाए तो थे, एब्सेंट थे, जो भी बच्चा रहा होगा, ऐसा तो नहीं सारा एब्सेंट था। IL/B साइन थीटा, याद है? IL क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तब देखिए इसके मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखो, इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसके वजह, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। That force is known as force, the value of the force is IL/B sin theta, ठीक है। अब देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो ध्यान से देखो प्लीज, यहाँ से देखिए, ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल्स है मैग्नेटिक फील्ड, तो बढ़ते बढ़ते देखो, एक सर्कल छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, करते करते इस जगह, किसी जगह एक वायर, इस वायर को जो टच कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो उस समय वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन देखो, कैसा है डायरेक्शन? इनवर्ड। कैसा है? इनवर्ड। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ, ये छोटू सा लेंथ की बात कर लूँ, यहाँ देखो दूसरा कलर से आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखो, ये छोटा सा लेंथ जो मैं मान लूँ, ये छोटा सा लेंथ DL, ये इस DL लेंथ पे ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो इस जगह पर कैसा होगा? इनवर्ड। कैसा होगा? इनवर्ड। तो हम यहाँ पर आपको लगा देते हैं क्रॉस, ठीक है, इनवर्ड होगा, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मान लेते हैं B1, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात कर रहे हैं, इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे DL लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा। छोटा सा लेंथ मैंने इसका माना है इस वायर का, जैसे मान लो ये वायर 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो सेकेंड वायर के DL लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड। तो देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ फैक्टर हमने क्या माना है? देखो लेंथ फैक्टर हमेशा किस में लेते हैं, याद करो टॉपिक, करंट की डायरेक्शन में। इसका करंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो लेंथ फैक्टर भी किधर होगा? अपवर्ड। तो लेंथ फैक्टर अगर आपका देखो फिर से बना दे रहे हैं DL, ठीक है। ये लेंथ फैक्टर जो हमने माना है, ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लेंथ फैक्टर होता ही अपवर्ड डायरेक्शन में उस आपको टॉपिक में। तो देखो B फैक्टर अंदर है, L फैक्टर किधर है? मतलब L यहाँ पर क्या है? DL, ठीक है। तो DL फैक्टर किधर है? ऊपर। तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, याद करो, IL/B साइन थीटा, IL क्रॉस B। अरे याद है फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था? IL क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड कितना होता था बाबू? तो IL/B साइन थीटा। प्लीज देखना, यहाँ पर बताओ लेंथ क्या है? L, DL, छोटा सा लेंथ DL। तो DL वेक्टर ऊपर, देखो ध्यान से, अब B मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड,
तो कैसे कहे थे एल क्रॉस बी करने को, तो यहाँ पे डी एल क्रॉस बी करेंगे। तो पहला वेक्टर पे हाथ रखते ऐसा या ऐसा, ऐसा रखेंगे कि दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली हो। तो देखो एल क्रॉस बी किधर आएगा, इस तरफ। तो डी एल वैक्टर पे, डी एल लेंथ पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। मतलब ध्यान से देखो, ये फोर्स लगेगा, ये लगेगा आपका फोर्स, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम F1, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। अब कितनी वैल्यू होगी ये निकालते हैं। अच्छा एक और बात, अच्छा उसकी बात अभी कर लेंगे। देखो ध्यान से, F कितना होगा, तो F होगा, F1 जो होगा, F1 कितना होगा आपका I DL क्रॉस B। तो B कौन सा है यहाँ पे बोलो, B1। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ना निकालना है, तो B1। तो F1 इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर दे दो। तो अब मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं। तो I DL B1 साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, DL और B1 के बीच का। तो DL देखो किधर है, ऊपर, करंट की I2 के डायरेक्शन में DL, और B किधर है, अंदर। तो बताओ एंगल कितना है, 90। तो साइन कितना हो जाएगा, 90। तो बाबू बताओ F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I DL B1 साइन 90 का वैल्यू 1। खत्म हो, समझ गए हैं। अब आता है कि सर ये इक्वेशन 1 मान लो, ध्यान से देखो सर, B1 का वैल्यू कितना होगा, B1 की वैल्यू कितनी होगी। याद करो, लगभग ये सारे दोनों जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ के मानेंगे, ठीक है। तो याद करो, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलवाए थे। सब पिछला टॉपिक रिलेटेड है, तुम लोग को याद ही नहीं है। आप लोगों को कितना था मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, कितना था इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, हाँ बहुत बढ़िया, 2 पाई ए, गुड। तो अब बताइए, अगर मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन, ध्यान से देखो D है, ठीक है। तो याद करो, इस वायर से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, अरे ये पॉइंट DL लेंथ कितने डिस्टेंस पे है, D पे है। तो आप वो जो फॉर्मूला लगाओगे, एज वी नो दैट, देखो मैं लिख रहा हूँ, एज वी नो दैट B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I कौन सा बोलो, I1 की I2, किसका मैग्नेटिक फील्ड में इसका, इस पर फोर्स देख रहे हैं, इसके ना। तो क्या लिखोगे, I1। तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई A, तो 2 पाई D। यहाँ पर A की जगह क्या हो जाएगा, D, 2 पाई D। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग नहीं देखे, I DL क्रॉस B था, तो DL ठीक है, B1 भी ठीक है, लेकिन I को चेंज नहीं किया। I कौन सा है इसमें, I2। तो ये वैल्यू हम लोग लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 1। तो पुट करो, तो F1 कितना आ जाएगा, देखो B1 की वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट I1 I2, देखो I1 I2, ठीक है। B1 का फिर से क्या होगा, DL, और कुछ बचेगा ऊपर में नहीं, और नीचे में कितना आ जाएगा बोलो, 2 पाई D आ जाएगा। अब सुनना, ये फोर्स कितने लेंथ पे है बेटा, बोलो ये फोर्स कितने लेंथ पे है, DL लेंथ पे। इसका लेंथ हमने क्या माना है, इनफाइनाइट माना है। तो लेंथ तो हमको पता नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ छोटा सा लेंथ पे कितना फोर्स होगा ये हम निकाल दिए। तो एक चीज़ और निकाला जा सकता है, क्या, किसी फोर्स को अगर DL से भाग दे दो, DL को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नहीं समझ रहे हैं, ये फोर्स कितने लेंथ पे, DL लेंथ पे। तो DL को भाग दे दो, फोर्स को DL से भाग दे दो, तो कितना निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देखो, अभी बाद में लिखना, ठीक है। ये देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर सेकेंड बाय वायर फर्स्ट कितना हो जाएगा,
तो F1 अपॉन में क्या कर देंगे, dl ले आओ इसको इधर, तो बटे में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d, दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 बाय द वायर 1। समझ आ गया। अब तुमसे कोई पूछता है क्वेश्चन, एक सेकेंड अभी सुनना एकदम ध्यान से, तुमने ये फॉर्मूला क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपसे बोलता है, ध्यान से देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, आपसे बोलता है कि ये सेकेंड वायर का 25 सेंटीमीटर का लेंथ है या 20 सेंटीमीटर का लेंथ है, उस पर तुम फोर्स बताओ कोई और के वजह से। तो अगर कोई और वायर जो दिया है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझ, या उसमें कितनी करंट है, सॉरी उसमें कितनी करंट है वो आपको अगर पता रहे, इसकी करंट पता रहे और लेंथ पता दे दे, तो अब तुम क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ तुमको पता है, तो तुमसे अगर 20 सेंटीमीटर लेंथ पे पूछ रहा है तो क्या पर यूनिट लेंथ पे पता है, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ पे क्या हो जाएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करके 20 से इसमें गुना कर देंगे इस वैल्यू में, आंसर आ जाएगा। अरे समझ आ रहे हैं, नहीं समझे, मतलब पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मजे से समझो, ऐसा यूनिट में यूनिट लेंथ क्या है, 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। अगर CGS की बात करें तो कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना। फुट पाउंड सेकेंड की बात करें तो क्या है 1 फुट, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको पर सेंटीमीटर की अगर बात करें तो पर सेंटीमीटर आपको पता है, तो आपसे कोई पूछेगा 5 सेंटीमीटर पे, जैसे एक पेन का दाम 2 रुपया है तो 5 पेन का 10 रुपया। ऐसे ही फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू ये है, तो तुमसे हम लेंथ दे दे तो तुम इसमें गुना कर नहीं दोगे लेंथ, और तुम्हें पता चलेगा उस पर कितना फोर्स लग रहा है। समझ आ गया, ठीक। तो टॉपिक क्या था पहले ये बताओ, टॉपिक था क्या चीज था कि फोर्स, देखो फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, वायर कैसा, इनफाइनाइट वायर, आप लिख लीजिएगा इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा, तो अब देखो ध्यान से, पहले देख लो, ऐसे ही अगर ये DL लेंथ तुम यहाँ तुम क्या करते हो, इमेजिन करते हो, अब बताओ, तो इसके वजह से ध्यान से देखना, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कैसा होगा, इनसाइड की आउटवर्ड, देखो इनसाइड की आउटवर्ड, कौन कौन कर रहा है, इनसाइड की आउटवर्ड होगा। देखो ये वाला वायर का देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा जाएगा, ये अंदर से जाके सर्कल बनेंगे, तो सर्कल घूमते, बड़ा बड़ा सर्कल जो यहाँ आएगा उसका किधर जाएगा, आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे आप क्या डालेंगे, डॉट, क्या लिखेंगे, B2। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फिर से फॉर्मूला वैसा ही निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि F2 की वैल्यू, पहले तो F2 बताओ किधर डायरेक्शन किधर होगा। अब F2 किसके लिए लिख रहे हैं, फोर्स ऑन द सेकेंड वायर का जो DL लेंथ है उस लेंथ पे किसके वजह से, सॉरी फर्स्ट वायर के DL लेंथ पे फोर्स किसके वजह से, सेकेंड वायर की वजह से। तो अब देखो यहाँ पर देखो, इधर DL किधर है, ऊपर, आप मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर। अभी बात की है DL ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो DL पे रखते हैं ये, नहीं तो ये, है ना ये, तो ऐसा रखोगे तो B इधर है, देखो तो B की तरफ ये हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो क्या करोगे, DL क्रॉस B किधर आएगा, इस तरफ। मतलब F2 जो फोर्स होगा वो हो जाएगा इस तरफ। समझ आ रहा है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका भी निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड उतनी ही आएगी। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, लेकिन उतनी ही आएगी, ठीक है। तो देखो कैसे, एक सेकेंड, अब डायग्राम से हमको मतलब नहीं है, मैं आगे डिराइव कर देता हूं, फिर आप लोग को नोट्स बनवा दूंगा। इधर देखो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, I DL क्रॉस B। आप बताओ, सब में आप 1 2 कर लेते हैं, कौन सा, अब तुम्हारे दिमाग से सोचो, मैं डायग्राम नहीं डालने जा रहा हूँ। इस वाले में कौन सा करंट था, I1 की I2, I1, तो यहाँ क्या लिखोगे, I1, और DL तो चलो DL लेंथ है, ये कौन सा हो जाएगा, B2, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस पर वेक्टर चढ़ा दो, तो यहाँ भी वेक्टर चढ़ा दो, तो F2 इक्वल टू I1 DL B2 साइन कितना हो जाएगा, बोलो
इस बार भी तो क्या है 90 डिग्री है कि नहीं है ना, 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी आपका I dl B2। इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड, वो फर्स्ट माने थे, सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब B2 की वैल्यू निकालनी है, तो B2 पता ही तुम्हें, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर आपका, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट हम लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो वही फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई कौन सा होगा इसमें, सेकेंड का निकालना था, I2 लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 अपॉन में डिस्टेंस तो वही है 2 पाई डी, तो 2 पाई डी। अब इस वैल्यू को किस में भरेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, वैसा ही वहां भी किए थे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करो तो देखते चलो। तो क्या पुट करने के बाद कितना आता है, देखिए ये आपको F2 इक्वल टू आ जाएगा I1, देखो ऊपर में क्या क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 DL, समझ में आ रहा है। अब बट्टे में नीचे में क्या हो जाएगा, 2 पाई डी। अब याद करो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू सॉरी फर्स्ट वायर ना, देखिए, ऑफ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। अब देखो ये फोर्स कितना आ जाएगा, ये देख लो, तो ये DL कहाँ आएगा, इसके बटे में, तो कितना लिखोगे, F2 बाई DL कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में, क्या यही वैल्यू वो भी था, मैंने बोला था ना सेम वैल्यू आएगा। मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो सेम है, दोनों जो फोर्स है आपका F1 और F2 है ना, ध्यान से देखिए, F1 कहाँ गया, ये F1 है, हाँ यहाँ देखो फोर्स पर यूनिट ले दिया है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, यहाँ देखो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों के लिए बराबर, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज और, इधर देखिए, इस वायर ने इस पे फोर्स किधर लगाया बताओ, इस तरफ, इस वायर ने इस पे फोर्स किधर लगाया, इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो मतलब अगर दो करंट कैरिंग वायर होंगे और दोनों में क्या होगा, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैसा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ अगर ये इसमें होता है करंट ऊपर, इसमें होता है नीचे, तो यही वैल्यू आता है, लेकिन फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। ये मैं बता देता हूँ, आगे मैं करवा दूंगा, समझ आ रहा है, तो रिपल्सिव होगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे, इसमें ऊपर इसमें नीचे, या इसमें ऊपर इसमें नीचे, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, रिपल्सिव, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और सेम डायरेक्शन दोनों ऊपर चाहे दोनों नीचे, तो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। अब वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, नथिंग एल्स। आपको दो बातें याद रखनी है, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, और दोनों के बीच सेपरेशनल डिस्टेंस कितना है, यही तो है उस फॉर्मूला में। म्यू नॉट तो पता ही है, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई भी कांस्टेंट है, डी आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशनल डिस्टेंस, दैट्स इट। ये है आपका ये टॉपिक, समझ आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, बेहतर आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और ओहो रुक जाओ, तो राइट डाउन
इधर देखो बाबू, आपका दोनों का फॉर्मूला सेम आया है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, ये क्या है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा ये दोनों फोर्स कैसा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्टिव है। तो लिखिए तो नीचे नोट, एक नोट लिखिए, व्हेन, देखो व्हेन करंट इन बोथ conducting wires, current in both conducting wires are in the same direction, then the force will be, the force per unit length will be, ऐसा कर लो, the force per unit length will be attractive, whereas if the current are in the different in the opposite direction, ऐसा लिखो, whereas if the current are in opposite direction, then the force per unit length will be repulsive, ठीक है बाबू। चलिए इधर देखिए, ध्यान दो, अगर यही जो वायर है वो ऐसा रहे, ठीक है, दोनों ऐसा, ध्यान से देखिए, और इसमें करंट कैसा रहे, एक में आपका I1 इस तरह से और I2 इस तरह से, ठीक है ना। देखो तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं करंट, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स कैसा इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ये फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर, तो ये मान लो F2 और ये है F1, तो दोनों फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। कहोगे कि सर कैसे, एक सेकेंड के लिए समझ लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका फील्ड बताओ तो कैसा जाएगा, देखो करंट की डायरेक्शन में कैसा जाएगा, यहाँ पर इनवर्ड जाएगा, और आई के डायरेक्शन में लेते हैं क्या, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर किधर होगा, नीचे। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और डीएल वेक्टर नीचे, तो डीएल क्रॉस क्या होता है, बी, तो डीएल क्रॉस बी किधर गया, दिख रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो कैसा आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, यहाँ पर अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और डीएल वेक्टर ऊपर, तो डीएल क्रॉस आर किधर, डीएल क्रॉस बी किधर जाएगा, इस तरफ, मतलब इस तरफ। तो देख पा रहे हो, अभी आपको मैंने दिखा भी दिया, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, मतलब कि दोनों रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा बाबू, तो वही होगा एफ बाई डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, जहां पे डी क्या होगा आपका, दोनों वायर के बीच का सेपरेशनल डिस्टेंस, खत्म। मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि रिपल्सिव हो जाएगा, और उसमें कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार लगा के ये दोनों बना लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये टॉपिक होता है ख़त्म। इन दोनों पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, जो अगला पढ़ रहे हैं उस पर भी और इसको भी, सब मिला के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि टॉर्क ऑन द करेंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग ये है, मैं लिख रहा हूँ, देखिए, टॉर्क ऑन current carrying loop in external magnetic
फील्ड, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग लूप को हम डाल दें तो कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क पढ़े हैं ना क्लास 11 में, याद बात है कि कॉपी में ही है सिर्फ, नहीं याद है। टॉर्क क्या फॉर्मूला क्या था? रोटेशन में टॉर्क पढ़े होंगे ना। टॉर्क भाई क्लास 11 का फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिजिक्स में तो चीज़ें लिंक्ड मिलेंगी, ऐसे ही कंसेप्ट आएगा। याद कि एक बच्चा को नहीं है, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू? चलो कोई बात नहीं, इधर को मैं बताऊंगा। तब देखो, अगर करंट कैरिंग लूप है, आपको लूप का मतलब पिछला क्लास में मैंने बताया था, लूप सर्कुलर भी हो सकता है, कल के क्लास में याद है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं ये मानता हूँ कि रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। तो डायग्राम पहले देख लो। ठीक है, ओके। अब देखो इधर क्या कर रहे हैं? इधर देखो, जैसा ये आपको दिख रहा होगा, इसी चीज़ में एक मान लो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल डाल दिया जाए, कुछ इस तरह का। आप हाथ से बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा तो एक काम करते हैं, ओहो ठीक है, कुछ इस तरह का, समझ आया? अब देखिए, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन को मैं ये ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा करंट की डायरेक्शन। ये आई इसमें फ्लो हो रहा है, आई मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है। नाम दे देता हूँ, देखो पी क्यू आर एस, ठीक है। और खुद से देखिए आप ध्यान से कि
मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि अगर ये नॉर्थ है, अगर मैं इस चीज़ को नॉर्थ बोलूँ और इस चीज़ को साउथ पोल बोलूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरह से, है ना बेटा। ये आपका सारे के सारे, चलो इतना ही रहने देते, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो पहले तो ये बनाइए, फिर बात करते हैं। हाँ अच्छा आ रहे हैं, रुकिए। हाँ इधर देखिए, सुनो 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 सुनो। जैसे एक आपको पता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो आपको पता है उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स क्या लगता है, ILV sin थीटा। ध्यान से देखो बाबू, ये करंट जब यहाँ से इंटर करेगा तो आप देख पा रहे हैं कि एक PQ कंडक्टर है, फिर से क्या है, QR है, RS है और फिर SP है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे पे अलग अलग हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स की वजह से देखेंगे कि कौन सा फोर्स कैंसिल हो रहा है और कौन सा फोर्स इसमें क्या जनरेट कर रहा है, टॉर्क, ठीक है। तो ये देखेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। तो कल मुश्किल से अब बहुत कम टॉपिक बचा है, ये चैप्टर ख़त्म पे है, ठीक है। चलिए चलो रहने देते हैं इसको।